देहरादून प्राकृतिक सौंदर्य से भरी ऐसी घाटी जिसके एक तरफ मध्य हिमालय की पहाड़ी से झांकता मसूरी है तो दूसरी तरफ शिवालिक पर्वत श्रृंखला से लगता राजाजी नेशनल पार्क के जंगलों का विस्तार। बीच में कई सारी नदियां और उनसे निकलती नहरें। यकीन मानिए, आज आपको भले ही गाड़ियों की रेलमपेल और अतिक्रमण के बीच देहरादून थोड़ा टाइट लगता हो, लेकिन वक्त में आज से महज 40 साल पीछे तक की चहलकदमी करे तो ठंडी हवाओं के झोंके, हरे भरे फलों से लगदग बगीचे और बासमती की खुशबू यहाँ आपका स्वागत किया करती थी। अब इतिहास में चहलकदमी करने का मन बना ही लिया है तो फिर आपको ले चलते हैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक इमारतों की तरफ जो गाय बगाए आपको दिख तो जाती है, लेकिन आप रोजमर्रा की जिंदगी की एक नॉर्मल रील मानकर उससे आगे बढ़ जाते हैं। आज हम आपको देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद कुछ ऐसी ही ऐतिहासिक इमारतों का वो रोचक इतिहास बताएंगे जिनकी दीवारों में एक कालखंड की चुगलखोरी से लेकर अट्टहास और साजिशें तक दफन है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति और आप देख रहे हैं 12 मासा का विशेष कार्यक्रम निशा बाकी है। देहरादून की इमारतों पे बात करने से पहले एक चक्कर मसूरी का लगा आते हैं। वही मसूरी जहां साल 1823 में कैप्टन यंग ने कैमल्स बैक वाली पहाड़ी पर एक शिकार घर बनाया था। यही मसूरी में बना सबसे पहला घर भी था। इसके बाद जो दूसरा घर बना वो भी कैप्टन यंग का ही था, जो उन्होंने कुल्डी पर बनाया था। पहले मसूरी और लंडौर बिल्कुल अलग अलग कस्बे थे। लंडौर में साल 1827 में अंग्रेज सरकार ने एक सैनिटोरियम का निर्माण करवाया। यहाँ तब तक छावनी भी स्थापित हो चुकी थी जिसके कमांडेंट कैप्टन यंग हुआ करते थे। लिहाजा कैप्टन यंग ने अपना तीसरा घर मलिंगार की पहाड़ी पर बनाया। इसे आज भी मलिंगार ही कहते हैं और अब यहाँ कई सारे परिवार रहते हैं। 1829 आते आते मसूरी में कितने ही मकान बनाए जा चुके थे। वैसे मसूरी का नाम मसूरी पड़ने की भी एक दिलचस्प कहानी है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये नाम एक झाड़ी के नाम के चलते पड़ा। ये झाड़ी थी मसूर की, जिसका बोटेनिकल नाम कोरिएरिया नेपलेंसिस है। अंग्रेज भी जब इसे मसूरी ही कहने लगे तो यही इस जगह का आधिकारिक नाम हो गया। साल 1842 में मसूरी नगर पालिका का गठन हुआ। हालांकि उस वक्त इसे सिटी बोर्ड कहते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोलकाता के बाद मसूरी में देश का दूसरा सिटी बोर्ड बना था। सिटी बोर्ड बनने से पहले यानी मई 1833 की शुरुआत में सर जॉर्ज एवरेस्ट भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया और ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के अधीक्षक नियुक्त हुए तो उन्होंने अपना कार्यालय और प्रयोगशाला मसूरी के पार्क स्ट्रीट में स्थापित किया। अगले 10 सालों तक उन्होंने मसूरी के इसी ऑफिस को ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी बनाया और सर्दियों में देहरादून बैठने लगे। सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट का एक किस्सा ऐसा है जिससे ये भी पता चलता है कि तब भी नौकरशाहों के बीच कुछ वैसी ही खींचतान चला करती थी जैसी आज भी आजाद भारत में चलती है। किस्सा कुछ यूं है कि एक बार सर्वे विभाग के एक रिटायर भारतीय कर्मचारी ने उस समय के तत्कालीन जिला अधिकारी को अपनी पेंशन संबंधी पत्र दिया। उस कर्मचारी ने नासमझी में इस पत्र में सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट को कंपास वाले साहब संबोधित किया था। अंग्रेज जिलाधिकारी ने भी शरारत करते हुए उसी पत्र को जॉर्ज एवरेस्ट को मार्क कर प्रशंसित कर दिया। पत्र जब जॉर्ज एवरेस्ट ने पढ़ा तो बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर एशिया में अपने बहुमूल्य ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे से लेकर तमाम काम गिना दिए और आखिर में लिखा कि आइंदा उन्हें सर्वेयर जनरल के श्रेय हिंद लिखकर ही पत्र भेजे। मसूरी में जहां जॉर्ज एवरेस्ट रहा करते थे वो पूरा इलाका द पार्क स्टेट कहलाता था। इसे बाद में कई अंग्रेज अधिकारियों ने खरीदा और कुछ समय बाद देहरादून के एक व्यापारी शाह ने। हालांकि आज़ादी के बाद इसका भारत सरकार ने ही अधिग्रहण कर लिया। जॉर्ज एवरेस्ट का देहरादून में 9 ओल्ड सर्वे रोड पर भी एक घर था जो उनके सहायक मरे ने उनसे खरीद लिया था। इसी तरह मसूरी में क्लाउडेंट की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। मेजर स्वेटनहम लंडौर में सैनिटोरियम के कमांडेंट हुआ करते थे। एक दिन वो और उनके कुछ अंग्रेज साथी शिकार खेलने मसूरी से कुछ दूर स्थित जंगल गए हुए थे। जब वो जंगल में भटक रहे थे तभी मेजर एक महिला की गाने की आवाज़ से चौंके। गाने के बोल गढ़वाली में थे, लिहाजा शब्द तो मेजर को समझ नहीं आए, लेकिन आवाज़ इतनी मखमली थी कि वो उस पर मोहित हो गए। उधर महिला ने जब देखा कि कुछ अंग्रेज अधिकारी जंगल में उसकी तरफ आ रहे हैं तो वो डर कर गाँव की तरफ भागी। मेजर भी उसका पीछा करते गाँव तक पहुँच गए। वहाँ जब उन्होंने उस महिला को देखा तब वो पूरी तरह से सम्मोहित हो गए। उन्हें ये पता चला कि वो वहाँ के स्थानीय गढ़वाली जमींदार की बेटी है। किसी तरह से उन्होंने जमींदार को उसकी बेटी संग विवाह के लिए मना लिया। बाद में विवाहित जोड़ा उसी जमींदार के एस्टेट में रहने लगा। वहाँ उन्होंने एक मकान बनाया और उसे क्लाउडेंट नाम दिया। उन दोनों के 6 लड़के हुए और सभी ब्रिटिश सेना में कर्नल बने।
बाद की पीढ़ियों में संपत्ति को लेकर विवाद भी हुआ। आखिर में साल 1965 में इस पूरे एस्टेट को दुर्गाराम अग्रवाल को 37,000 रुपये में बेच दिया गया। दुर्गाराम अग्रवाल ही देहरादून में मौजूद कौलागढ़ टी एस्टेट के अंतिम प्रबंधक भी रहे। वैसे मेजर स्वेटनहम की संपत्ति सिर्फ क्लाउडेड ही नहीं हुआ करती थी, बल्कि मसूरी लाइब्रेरी का भवन भी उनका ही था। कभी उन्होंने भवन मिस्टर स्कॉट और मिस्टर पिट से खरीदा था। साल 1843 में मसूरी पुस्तकालय समिति बनाई गई थी। इसका पहला अध्यक्ष सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द दून मिस्टर वेंसी टार्ट को बनाया गया। चंदे में 2500 रुपये इकट्ठा हुए थे। लाइब्रेरी दूसरी मंजिल पर है। पहले यहाँ पर एक ब्रिटिश रेजिमेंट का बैंड हर बुधवार और शनिवार की शाम को 1 घंटा बैंड बजाया करता था। पहले इस लाइब्रेरी में केवल गोरी चमड़ी के लोगों को प्रवेश करने का अधिकार था। बाद में हाईकोर्ट के एक भारतीय जज ने इस आदेश को पलट दिया था। मसूरी में ऐसी एक और दिलचस्प जगह है वहाँ का प्रसिद्ध सेवोय होटल, जो कभी स्टॉक्स बॉयज स्कूल हुआ करता था। स्कूल बंद होने के बाद इस संपत्ति को लखनऊ के बैरिस्टर लिंकन ने खरीद लिया था। साल 1902 में ये होटल जनता के लिए खोल दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध में यूरोप में युद्ध में अपनी भागीदारी पूरी करने के बाद अंग्रेज अधिकारी इस होटल में छुट्टी बिताने आया करते थे। ये होटल उस समय ही विश्व विख्यात हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सेवाय होटल के खुलने के कुछ साल बाद यानी 1911 में 49 साल की फ्रांसिस गार्नेट ओर्न मसूरी के सेवाय होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया कि फ्रांसिस को साइनाइड मिला जहर के साथ ही प्रूसिक एसिड दिया गया था। 36 साल की उनकी दोस्त ईवा माउंट स्टीफेंस पर हत्या का आरोप लगा था। बीबीसी की खबरों के मुताबिक जिन खास हालात में ये हत्या हुई थी, इसकी वजह से उस समय ये पूरी दुनिया में सुर्खी बना था। ऑस्ट्रेलियन अखबारों के साथ ही इंग्लैंड और अमेरिका में खबरों की हेडिंग हुआ करती थी, मसूरी मर्डर ट्रायल या सिवाय होटल मिस्ट्री। कुछ समय बाद हत्याकांड की खबरों पर लोगों की नजरें हटी तो चर्चित उपन्यासकार और क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से प्रसिद्ध अगाथा क्रिस्टी का उपन्यास द मिस्टीरियस अफेयर एंड स्टाइल्स पाठकों के बीच आ गया। उस समय कहा गया कि ये उपन्यास मसूरी के सेवाय होटल में हुए हत्याकांड पर आधारित है। एक बार फिर से मसूरी का नाम पूरी दुनिया में आ गया। 1947 में यह होटल लिंकन के पुत्रों से कैप्टन कृपाराम ने खरीदा। इसी तरह मसूरी का चर्चित वुडस्टॉक स्कूल पहले ऐसा नहीं दिखता था जैसा आज दिखता है। 1854 में भारत में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले लंदन सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ फीमेल एजुकेशन इन द ईस्ट ने मसूरी में प्रोटेस्टेंट गर्ल्स स्कूल खोलने का निर्णय लिया। स्कूल के लिए 1856 में वुडस्टॉक एस्टेट खरीदी गई। जब एक बार स्कूल खुल गया तो इसे वुडस्टॉक ही कहा जाने लगा। बाद में संपत्ति को अमेरिकन प्रेस्बाइटेरियन चर्च के बोर्ड ऑफ फॉरेन मिशन ने खरीद लिया था। साल 1857 हमारे देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस साल मेरठ छावनी में विदेशी शासन के खिलाफ पहला राष्ट्रीय गदर हुआ। इसका असर मसूरी में भी हुआ। अंग्रेजों की पत्नियां डर गई और सुरक्षा के लिए हिमालय क्लब हाउस की इकट्ठा हुई। पूरे मसूरी में अंग्रेज सिपाहियों की गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन दिक्कत ये थी कि ज्यादातर सैनिकों को मेरठ में गदर से निपटने के लिए भेज दिया गया था। ऐसे में मसूरी के मेडोक स्कूल के छात्रों को एक दिन का हथियारों का प्रशिक्षण दिया गया और उनसे क्षेत्र में पेट्रोलिंग करवाई गई, लेकिन दहशत फिर भी कम न हुई। दहशत इसलिए भी ज़्यादा थी क्योंकि ये वक्त गर्मियों का था और सैकड़ों यूरोपियन अपने परिवार के साथ मसूरी में छुट्टी बिताने आए हुए थे। ऐसे में टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने एक बड़ी धनराशि और 200 सैनिकों की टुकड़ी मसूरी की सुरक्षा के लिए भेजी। ये टुकड़ी राजपुर और मसूरी के बीच तब के पैदल मार्ग पर तैनात की गई थी। कहा जाता है कि नजीमाबाद के नवाब ने सुदर्शन शाह को मनाने की कोशिश की थी कि वो अंग्रेजों का साथ न दे और गदर में शामिल हो जाए, लेकिन राजा सुदर्शन शाह ने इससे नकार दिया और पूरी तरह राजभक्त बने रहे। बाद में जब गदर की आग ठंडी पड़ी तो अंग्रेजों ने राजा सुदर्शन शाह को बतौर इनाम बिजनौर वाला क्षेत्र, जिसमें नजीमाबाद भी शामिल था, देने की पेशकश की। राजा सुदर्शन शाह ने उसके बजाय दून घाटी और ब्रिटिश गढ़वाल या पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र वाला इलाका देने की मांग रख दी। इस बारे में बातचीत चल ही रही थी कि सुदर्शन शाह का जून 1859 में देहांत हो गया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने भी बातचीत की फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी। मेरठ के गदर के बाद ही 1865 में अंग्रेजों ने एक तोप कैमल्स बैक की उस पहाड़ी पर रख दी जिसे अब जनता गन हिल कहती है। इसी गन हिल में मसूरी की जल आपूर्ति करने वाला एक बड़ा टैंक भी बनाया गया। ये तोप काशीपुर आयुध निर्माणी ने सप्लाई की थी। तोप हर दिन दोपहर को समय बताने के लिए दागी जाती थी। जिस कर्मचारी को इसमें गोला दागने की जिम्मेदारी दी गई थी उसे हर रोज बतौर मेहनताना 6 पेंस अंग्रेज सेना देती थी और इतने ही पैसे नगर पालिका भी। आज तो समय बताने के लिए तोप से गोले दागने की बात बड़ी रोमांचक लगती है,
हालांकि उस वक्त भी अंग्रेजों ने इस तोप को समय बताने के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के भीतर डर पैदा करने के लिए रखा था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज ऐसी हरकत देश भर में कर रहे थे। वैसे मसूरी के लोगों को ये बहुत बाद में पता चला कि तोप से कोई गोला नहीं दागा जाता, बल्कि उसके बदले गीली घास, सूखा गूदड़ और बारूद भरकर आवाज़ पैदा की जाती थी और तोप की नाल दून घाटी या माल रोड की तरफ होती थी। एक बार इसी तोप के कारण बड़ी हाय तौबा मची। हुआ यूं कि तोप पर कुछ ज़्यादा ही बारूद भर दिया गया। जब उसे दागा गया तो उसी वक्त एक अंग्रेज़ महिला माल रोड पर डांडी से जा रही थी। वो जलता हुआ तोप का गोला सीधे महिला की गोद पर गिरा। महिला तो बच गई, लेकिन उसने जो हल्ला काटा उसकी आवाज़ तोप के गोले से ज़्यादा महसूस की गई। साल 1919 तक ये तोप दागी जाती रही, फिर इसे फिजूल खर्ची मानकर बंद कर दिया गया। 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया तो इस तोप को गलाने के लिए फिर से आयुध निर्माणी भेज दिया गया। तोप तो चली गई, लेकिन आज भी उसको गन हिल में पहुंचाने वाले पहिया वहीं पर देखे जा सकते हैं। 1884 में ड्यूक और डचेस ऑफ कनाट दून घाटी होते हुए मसूरी गए थे। इस दौरान वो बालोगंज में जहां रुके उनमें मसूरी का वो मकान भी था जो बाद में होटल बना और उसका नामकरण भी कनाट कैसल होटल हुआ। बालोगंज के इस होटल के स्थान पर अब 5 स्टार जेपी होटल है। वैसे बालोगंज को अपना ये नाम जनरल बार्नो के नाम से मिला था। यही उनकी एस्टेट हुआ करती थी। यहीं पर सेंट जॉर्जेस कॉलेज भी है जो भारत के टॉप स्कूलों में से एक है। मौसी झरना भी इसी एस्टेट में आता है। इस झरने का पहले कोई नाम ही नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एस्टेट के मालिक का परिवार इस झरने के पास घूम रहा था। उनके साथ हिमालय बैंक का मैनेजर मिस्टर मॉस भी बतौर मेहमान था। उसके दोस्त मिस्टर मॉस को प्यार से मौसी कहा करते थे। घूमने के दौरान जब मौसी झरने के ऊपर मौजूद पत्थरों पर चल रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और वो नीचे झरने के कारण बने तालाब में जा गिरा। ये देखते ही सभी आसपास के लोग चिल्लाए, मौसी फॉल्स, मौसी फॉल्स। बस तभी से इस झरने का नाम मौसी फॉल पड़ गया। अभी तक आप शायद इसे मम्मी की बहन जिन्हें आप मौसी कहते हैं उनके नाम पर समझ रहे थे ना। एक और किस्सा है जो बहुत मज़ेदार है। ये लाल रंग और पत्थरों से बनी आलीशान इमारतें आपने अक्सर परेड ग्राउंड के समीप देखी होगी। आप ये भी जानते होंगे कि ये बिल्डिंग उस प्रतिष्ठित दून क्लब की है जिसकी सदस्यता के सारे सामंती पैमाने अगर कोई पूरा कर भी ले तो भी हाल फिलहाल 20 सालों की वेटिंग चल रही है। यानी जिन लोगों ने राज्य गठन के दौरान या उसके 2-3 साल बाद इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया होगा उनका नंबर इस साल आएगा। ऐसी कुछ ठसक है द देहरादून क्लब की जो साल 1878 में खुला था। हालांकि क्लब तो पहले ही बन गया था। ये तारीख इस बिल्डिंग के क्लब के शुरू होने भर की है। पहले क्लब कर्नल यंग के घर पर चलता था। वही कर्नल यंग जिनका जिक्र इस कार्यक्रम की शुरुआत में आया था। यही कैप्टन यंग बाद में देहरादून में कुछ समय जिला अधिकारी भी रहे। देहरादून में इनका वो ही घर हुआ करता था जहां आज सेंट जोसेफ एकेडमी चलती है। जिस बिल्डिंग में दून क्लब चलता है वो सर्वे ऑफ इंडिया के कर्नल फिलिमेड ने 1904 में बनवाई थी। वो और उनकी पत्नी ने इसी क्लब बिल्डिंग में रहकर सर्वे ऑफ इंडिया का इतिहास लिखा था। तो इस क्लब का किस्सा कुछ यूं है कि इन्हीं कर्नल फिलिमेर का एक सहकर्मी लेफ्टिनेंट कर्नल मैनेट था। ये बात उस दौर की है जब अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि अब उनके भारत में कुछ गिने चुने साल रह गए हैं। तो लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ का एक भारतीय मूल का दोस्त हुआ करता था जो पेशे से डॉक्टर था। उसने केनेथ से आग्रह किया कि वो उसको भी क्लब में सदस्यता दिलवा दे। अब समस्या ये थी कि इस क्लब में केवल अंग्रेज़ अधिकारियों को ही सदस्यता दी जाती थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी थी कि जबकि ये घटना है यानी 1932 की, तब तक सिविल और सैन्य दोनों सेवाओं में भारतीयकरण होने लगा था और काले गोरे के बीच की दीवार ढहने लगी थी। केनेथ मैसन अपने दोस्त का नाम प्रस्तावित करने के लिए तैयार हो गया और उसने एक अन्य अंग्रेज ICS अधिकारी जो उस समय देहरादून के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द दून थे उनको भी समर्थन के लिए तैयार कर लिया था। उन दिनों बहुत कम भारतीय इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे, जिनमें टिहरी गढ़वाल रियासत के राजा और पंजाब के निष्कासित राजा लाल सिंह के वंशज भी थे। उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। मतदान की प्रक्रिया ये थी कि सभी को अपना नाम एक रजिस्टर पर लिखना होता था। उसके बाद एक काली या सफेद गोटी मत पेटिका में डालनी होती थी। अभी चुनाव की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी कि भारतीय डॉक्टर को भी उस रात के लिए आमंत्रित कर लिया गया। सभी कुछ ठीक चल रहा था, तभी उस भारतीय डॉक्टर को खांसी आई और उसने अपना गला साफ करके घूमकर वहीं फर्श पर थूक दिया। इसके बाद हुआ ये कि डॉक्टर के अंग्रेज दोस्त केनेथ मैसन ने दोनों काली और सफेद गोटी मतपेटी में डाल दी। मतदाताओं से ज्यादा मतपत्र होने के कारण चुनाव निरस्त हो गए। डॉक्टर को विनम्रता पूर्वक सूचित कर दिया गया कि आप 6 महीने बाद फिर से आवेदन करें, लेकिन इस बात को लेकर भयंकर हो हल्ला मचा।
इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंग्रेज़ों ने इस थूक कांड को कितनी गंभीरता से लिया होगा कि भारत के थल महासेना अध्यक्ष ने स्वयं छावनी के सैन्य अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि टिहरी के महाराजा और पंजाब के उस निर्वासित राजा के वंशज ने भी डॉक्टर के खिलाफ मतदान किया था। 1947 में भारत से जाने से पहले अंग्रेज इसे 6 लाख रुपए में बेचना चाह रहे थे, लेकिन इस क्लब के भारतीय सदस्य राजा लाल सिंह के वंशज कर्नल कुंवर शमशेर सिंह बहादुर ने इसका विरोध किया और हाईकोर्ट चले गए। कोर्ट ने क्लब की समाप्ति पर रोक लगा दी और इस तरह क्लब उन भारतीयों के लिए बच गया जिनकी मुराद बाद में इसका सदस्य बनकर पूरी हुई। वैसे एक बात ये भी दिलचस्प है कि अंग्रेजों के दौरान भारतीयों के इस क्लब के सदस्य बनने का सबसे ज्यादा विरोध भी कर्नल कुंवर शमशेर सिंह बहादुर ने ही किया था। तार प्रणाली देहरादून और मसूरी में 1865 में एक साथ आई, जबकि टेलीफोन 20वीं सदी की शुरुआत में घनघनाया। इसी तरह देहरादून इस बात का भी अभिमान कर सकता है कि भारत में जिन शहरों में सबसे पहले रेडियो प्रसारण शुरू हुआ उसमें 1930 में देहरादून भी एक था। इसके लिए भारतीय जनता ने चंदा किया और इस प्रसारण केंद्र के अध्यक्ष बने तत्कालीन जिला अधिकारी बीजी केहलोस। ये प्रसारण केंद्र 2 घंटे भारतीय संगीत और शाम को कुछ रिकॉर्डेड कार्यक्रम प्रसारित किया करता था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये प्रसारण केंद्र बंद कर दिया गया और उसके बाद तो पूरे देश के रेडियो प्रसारण केंद्र सरकार के अधीन ही आ गए। मसूरी के पास गर्व करने के लिए बहुत कुछ है। मसूरी नगर पालिका देश में मुंबई के बाद वो नगर निकाय है जिसका अपना बिजली और पानी की सप्लाई करने वाला डैम भी था। पानी से बिजली बनाने वाली टरबाइन से युक्त ये बिजली घर मसूरी से काफी नीचे गलोगी में बनाया गया। इस डैम के बनने के बाद मसूरी में 24 मई 1909 को पहली बार घरों में रोशनी देने वाले बल्ब जलने लगे थे। इस बिजली घर की क्षमता 750 किलोवाट थी। उस समय इसकी बिजली की दर 4 आना यानी 25 पैसे प्रति यूनिट रखी गई। मसूरी में बिजली पहुंचने के 9 साल बाद यानी 1919 में देहरादून में रोशनी के लिए पहला बल्ब जला। ये तब संभव हुआ जब देहरादून नगर पालिका निवेदन पर मसूरी बोर्ड ने गलोगी डैम से बिजली सप्लाई की अनुमति दी। हालांकि बिजली भी तब दी गई जब संयुक्त प्रांत की सरकार ने बीच में दखल दिया और खुद मसूरी सिटी बोर्ड को इसके लिए निवेदन किया। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया था कि मसूरी में दोपहर का समय बताने वाली तोप ने गोले दागना 1919 में बंद कर दिया था, लेकिन फिर लोगों को सटीक समय का पता कैसे चलता, क्योंकि उस वक्त भी आम लोगों के लिए घड़ी खरीदना महंगा सौदा था। ऐसे में हर रात 9 बजे 3 मिनट के लिए बिजली का वोल्टेज कम करना शुरू कर दिया गया। ऐसा करने से बिजली की चमक मंद पड़ जाती थी और इससे लोगों को पता चलता था कि रात के 9 बज गए हैं। 1934 में अधिकारियों को पता चला कि ऐसा करना भारतीय बिजली अधिनियम का उल्लंघन है, तो उन्हें ये प्रथा चालू रखने के लिए सरकार से विशेष अनुमति हासिल करनी पड़ी। अब बिजली आ गई, सिनेमा घर भी खुलने लगे। देहरादून में खुले ओलंपिया, अरोरा और ओरिएंट। मसूरी में खुले रॉक्सी और पिक्चर पैलेस। उस वक्त सिनेमा घर में केवल सिनेमा ही नहीं देखा जाता था बल्कि बार भी हुआ करता था। मतलब दर्शक एक हाथ में शराब का ग्लास और दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़कर भी आराम से फिल्म देख सकते थे। देहरादून और मसूरी की इस इतिहास यात्रा से जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ इतिहासकार प्रेम हरिहर लाल की किताब दून घाटी की गाथा के अलावा GRC विलियम्स, AL बाशम, हरिकृष्ण रतूड़ी की किताबों से जुटाकर आपके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और जुड़े रहे बारामासा।